नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग में हैदराबाद में आए अली कादरी ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब कोई घटना होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। कुछ करने का समय आ गया है। कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय की जरूरत है, चाहे वो कोई भी कट्टरपंथी संगठन क्यों ना हो। अगर इसके खिलाफ सबूत है तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार यानी आज अंतर धार्मिक सद्भाव बनाने रखने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के आउटरीच के हिस्से के रूप में एक अंतर धार्मिक बैठक बुलाई थी, जहां अंतर धार्मिक सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। मौके पर बोलते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि दुनिया के संघर्ष का माहौल है। अगर हमें उस माहौल से निपटना है तो देश की एकता को एक साथ बनाए रखना जरूरी है। कुछ तत्व ऐसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की प्रगति को बाधित कर रहा है। वो धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। यह पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, जबकि देश के बाहर भी ये फैल रहा है। मुखदर्शक बने रहने के बजाय हमें अपनी आवाज को मजबूत करने के साथ साथ अपने मतभेदों पर जमीन पर काम करना होगा। हमें भारत में हर संप्रदाय को यह महसूस करना होगा कि हम एक साथ एक देश है। हमें इस पर गर्व है और यहाँ पर हर धर्म और मजहब का कंट्रीब्यूशन है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अजीत डोभाल धर्मगुरुओं के साथ अंतर धार्मिक बैठक कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद अजीत डोभाल धार्मिक नेताओं से मुलाकात की थी और इसके लिए मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद उनके आवास पर आयोजित की गई थी। मीटिंग में हिंदू नेता स्वामी परमानंद, अवधेशानंद गिरी, बाबा रामदेव, चिंतानंद सरस्वती, मुस्लिम मौलवी जमात उलेमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाब उन विभिन्न नेताओं में शामिल थे जिन्होंने अजीत डोभाल के आवास पर बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मजलिसे मुशावरत के नावेद हामिद, जमात इस्लामी हिंद के सलीम इंजीनियर भी शामिल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक अंतर धार्मिक आज बैठक भी बुलाई। इस सम्मेलन में कई धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह बात बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने अच्छे से बात रखी है। हमारी एकता बरकरार रहे। हमारे देश की तरक्की का फायदा हर धर्म और मजहब को मिलना चाहिए, लेकिन चंद लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो चुपचाप सहना नहीं, जमीन पर काम करना होगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना होगा। हमें अपने मुल्क पर गर्व है। देश की तरक्की में हर धर्म और मजहब का योगदान है। 1915 में अफगानिस्तान के उलेमाओं ने एक प्रोविजनल सरकार बनाई थी। उनके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया गया था। हम एक तहजीब के वारिस है। उन्होंने कहा कुछ लोग हमारे मुल्क में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ताकतों से निपटना है। आप सबकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम आज के लिए नहीं, अपने आने वाले नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। आप सबको मानने वाले हजारों लाखों लोगों की तादाद है। हम अपने देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं कर सकते। एक देश के अंदर इस मजबूती को कैसे बढ़ाए कि हर हिंदुस्तानी महफूज है। अगर देश को नुकसान होगा तो हम सबको भी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मुखदर्शक बने रहने के बजाय हमें अपनी आवाज को मजबूत करने के साथ साथ अपने मतभेदों पर जमीन पर काम करना होगा। हमें भारत के हर संप्रदाय के ये महसूस कराना होगा कि हम एक साथ एक देश है। हमें इस पर गर्व है। दिल्ली के एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि जो तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भारत की प्रगति बाधित हो, ये धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। इसमें पूरे देश प्रभावित हो रहा है और ये कटुता देश के बाहर भी फैल रही है। उनके साथ यहाँ मौजूद हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि जब कोई घटना होती है तो हम निंदा करते हैं। कुछ करने का अब समय आ चुका है। कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाने और उन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। चाहे कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो, उनके खिलाफ सबूत होने पर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि दिल्ली में कट्टरवाद को हवा देने के प्लान को तगड़ा झटका भी लगा। कई शहरों से लेकर कई मामलों में शक और जांच के रडार पर पीएफआई को दिल्ली के कट्टरवाद पर मंथन करने की इजाजत नहीं मिली। पुलिस और सरकार के सख्त रवैये के बाद पीएफआई को अपनी बैठक रद्द करनी पड़ी। पहले से ही कुछ संगठन पीएफआई की बैठक का सख्त विरोध कर रहे थे और आखिरकार ये संगठन दिल्ली के जिहाद और कट्टरपंथ का जहर घोलने में नाकाम रहा।
बता दें, आतंकवादी वारदातों, कई दंगे और हत्याओं के लिए पीएफआई संगठन का आरोप लगा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों के पीएफआई का नाम आया था। यही नहीं, राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की बर्बर हत्या हो या महाराष्ट्र में अमरावती में उमेश कोले की नृशंस हत्या, इसके पीछे भी पीएफआई की साजिश बताई जा रही है। बिहार में पीएफआई से जुड़े लोगों को आतंकी मॉड्यूल के तहत गिरफ्तारियां भी हुई। बांका में एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। एनआईए ने 28 जुलाई को पटना आतंकी मॉड्यूल मामले में दरभंगा के 3 संदिग्ध नजदीक सनाउल्लाह मुस्तकीम के घर पर छापेमारी की। तीनों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। इसके बाद बांका की गिरफ्तारी हुई। आरोपी नसरुद्दीन को हाल ही में उत्तर प्रदेश को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल पटना की जेल में बंद है। सनाउल्लाह और मुस्तकीम का फरार है। पटना आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद 26 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सभी पीएफआई के सक्रिय सदस्य। मामले का भांडाफोड़ बीती 11 जुलाई को हुआ था। मामले में अतहर परवेज और झारखंड पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलाउद्दीन की गिरफ्तारी के साथ आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली में आतंक अंतर धार्मिक संवाद में सर्वसम्मति के लिए लिया गया कई सारे संकल्प लिया गया, जिसमें आपको बता दें कि एनएसए, पीएफआई जैसे संगठन और ऐसे किसी भी अन्य मोर्चे जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और हमारे नागरिकों के बीच कलह पैदा कर रहे हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। देश के कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। साथ ही हम जनता से अनुशंसा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी माध्यम से समुदाय के बीच नफरत फैलाने के सबूत के साथ दोषी पाया जाना चाहिए। कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। किसी के द्वारा चर्चा, बहस या किसी भी देवी देवता और भविष्यवादी चीजों को लेकर निशाना बनाने की निंदा की जानी चाहिए और कानून के अनुसार निपटारा करना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की हत्या चढ़े 2 संदिग्ध लोगों की पूछताछ में होश उड़ा देने वाले खुलासे हुए थे। देश में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन मिशन इस्लाम 2047 पर काम कर रहे थे। मीडिया के शब्द आने के साथ ही लोगों की, देश दुनिया के लोगों में दिलचस्पी बनी हुई है कि आखिर मिशन इस्लाम 2047 क्या है, इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है, इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, इस मिशन के नाम में 2047 क्या है। ऐसे में कई सवाल है जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं, उठना भी लाजमी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आइए बारी बारी से बिंदुवार सारे सवालों का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। बिहार पुलिस ने पटना के फुलवी शरीफ से छापेमारी कर देश विरोधी साजिश का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने न्याय टोला से चलाए जा रहे कार्यक्रम में छापेमारी कर 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। यहाँ से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पुलिस को तलाशी के दौरान पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के मिशन 2047 का भी भांडाफोड़ हुआ। फुलवी शरीफ के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर की गई छापेमारी के बाद कई दस्तावेज, झंडा, पेपर पैम्पलेट, बुकलेट बरामद हुए जो मिशन से जुड़ा था। ये दस्तावेज 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़े हुए हैं। प्रतिबंधित संगठनों ने भारत को ध्यान में रखकर मिशन इस्लाम 2047 तैयार किया था। इसका मुख्य मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मिशन को सफल बनाने के लिए कई स्तर की प्लानिंग की गई। उदाहरण के तौर पर देश के अलग अलग कोने में ऐसे लोगों का चयन करना जो इस तरह की सोच को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों का चयन कर उन्हें विशेष ट्रेनिंग देना। लोग समाज में जाकर अपने तर्कों के लोगों की सोच बदलने का काम करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान 2 समुदाय के बीच विशेष फैलाने का काम करना और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते चलना, ताकि आगे चलकर भविष्य में 2047 का जो सपना है वो भी भारत को तो एक पूरे तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना वो पूरा हो सके। तो ये बड़ी प्लानिंग थी जिसका भांडा फोड़ होता हुआ नजर आया था। मैं आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से हमने बता दिया है कि पूरा मुद्दा क्या था। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।